प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। क्या? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें आज हम चौथा सिद्धांत ले रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत समझा दिए हैं। आज हम चौथे सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं YouTube चैनल के ऊपर राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराना चाह रहा हूँ, ध्यान दें। और फिर मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि जो विद्यार्थी बिना मतलब पेड कोर्स होते हैं, जो कि बिना मतलब 20-25 हज़ार रुपये में उनको कोई प्राप्ति भी ज़्यादा नहीं हो पाती है और 4-5 महीने बिना मतलब समय बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि क्यों ना राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मैं मेरा YouTube चैनल बनाऊं और उसके माध्यम से मैं फ्री में मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से समझाऊं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं तहे दिल से, अंतरात्मा से कह रहा हूं, आंतरिक चेतना से कह रहा हूं कि मेरा लक्ष्य केवल एक ही है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप में राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तरीके से राजनीति के अंतःस्थल तक जाकर, वास्तविक रूप में राजनीति की गहराइयों में जाकर, राजनीति रूपी समुद्र में गोते लगाकर, तैरकर और डूबकर मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं ठीक तरीके से समझा सकूं, ऐसा मैं भरसक प्रयास करूंगा। परंतु मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी नहीं है, उन विद्यार्थियों को भी, जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है, उनका कर्तव्य है कि सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल से अवगत कराएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके। यस डियर स्टूडेंट्स, किसकी चर्चा करेंगे आज हम? राज्य की उत्पत्ति का चौथा सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। इस मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित भी किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, जिससे कि साथ में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो देखा जाए तो पितृ सत्तात्मक सिद्धांत और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, ये दोनों ही राज्य को परिवार का विराट रूप मानते हैं। बेटा, क्या? राज्य को परिवार का विस्तृत रूप मानते हैं, विराट रूप मानते हैं, व्यापक रूप मानते हैं। परंतु अंतर है। अंतर क्या है कि पितृ सत्तात्मक सिद्धांत तो ये सत्य है कि राज्य को परिवार का विराट रूप मानता है, लेकिन परिवार का जो मुखिया मानता है, वह परिवार का मुखिया कौन होगा? पिता होगा, या जो है सबसे ज्यादा उम्र का पुरुष होगा, वो होगा। मतलब परिवार का मुखिया पुरुष होगा, इसलिए उसको वास्तविक रूप में पितृ सत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उसमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है। जबकि बेटा मात्र सत्तात्मक सिद्धांत में भी इस बात को तो स्वीकार किया जाता है कि राज्य परिवार का ही विराट, व्यापक, विस्तृत रूप है। परंतु मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का कहना है कि परिवार का जो मुखिया होगा वो महिला होगी। मतलब जो सबसे ज्यादा उम्र की महिला होगी वो परिवार की
मुखिया होगी और वहाँ वास्तविक रूप में परिवार के अंतर्गत महिला के जो मुखिया महिला है उसके आदेशों का ही पालन किया जाएगा, अन्य सभी सदस्य उस महिला के आदेशों का ही पालन करेंगे। तो मतलब मातृ सत्तात्मक सिद्धांत में वास्तविक रूप में पारिवारिक जीवन का या परिवार नामक संस्था का जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, वो महिला होती है, ना कि पुरुष होता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, और महिला होती है मातृसत्तात्मक सिद्धांत में। मतलब पितृसत्तात्मक सिद्धांत में परिवार का जो केंद्र बिंदु है वो पुरुष है, मतलब परिवार का जो मुखिया है या परिवार में जो आदेश देने वाला है वह पुरुष होगा। मतलब सबसे ज्यादा उम्र का पुरुष हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पति होगा वह जो है परिवार का मुखिया होगा, जबकि मातृसत्तात्मक सिद्धांत कह रहा है कि परिवार का जो मुखिया होगा वो महिला होगी। कौन होगी? महिला होगी। तो महिला के आदेशों का ही पूरे परिवार के सदस्य पालन करेंगे। तो ये जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है और पितृसत्तात्मक सिद्धांत, इसमें यही अंतर है कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत में परिवार में सत्ता किसकी होगी? पिता की, पति की। ठीक है बेटा। और मातृसत्तात्मक सिद्धांत में वास्तविक रूप में सत्ता होगी किसकी होगी? पत्नी की होगी, महिला की होगी। सबसे ज्यादा उम्र दराज जो महिला है उसकी जो है सत्ता होगी, मतलब उसके आदेशों का पालन परिवार के सभी सदस्यों को करना पड़ेगा। तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये बात करता है। बस इतना ध्यान रखना है कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये दोनों ही ये बात तो स्वीकार करते हैं क्या कि राज्य परिवार का ही विराट रूप है, लेकिन परिवार का जो केंद्र बिंदु है उसमें अंतर है। फिर कह रहा हूं पितृसत्तात्मक सिद्धांत परिवार के अंतर्गत जो केंद्र मानता है वो पुरुष को मानता है, मतलब परिवार में वास्तविक रूप में पुरुष की सत्ता होगी, पुरुष के आदेशों का पालन किया जाएगा, मुखिया पुरुष होगा। जबकि मातृसत्तात्मक सिद्धांत में परिवार का मुखिया कौन होगी? महिला होगी, स्त्री होगी, पत्नी होगी। मतलब हम ये कहेंगे एक प्रकार से स्त्री प्रधान परिवार होगा, स्त्री प्रधान परिवार होगा या स्त्री प्रधान समाज होगा। जबकि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में पुरुष प्रधान परिवार होगा या पुरुष प्रधान समाज होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसको ध्यान दें, प्रारंभ से शुरू करते हैं। मैंने मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों के लिए सर्वप्रथम डायग्राम बनाया जिससे कि आप मातृसत्तात्मक सिद्धांत को ठीक से समझ सके। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मातृसत्तात्मक मतलब माता की सत्ता, कि भाई प्रारंभ में परिवार में जो है माता की सत्ता हुआ करती थी, और वास्तविक रूप में परिवार का ही जो विस्तृत रूप है वो ही एक प्रकार से क्या है? राज्य है। तो राज्य की उत्पत्ति को वास्तविक रूप में ये परिवार का ही विराट रूप मानते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि ये कहते हैं कि परिवार की जो मुखिया है वो महिला होती है, माता होती है, पत्नी होती है। ठीक है बेटा। चलिए मैंने लिखा है मातृ मतलब माता, मातृसत्तात्मक सिद्धांत। बेटा वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है वह क्या, जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है वह तो परिवार का केंद्र बिंदु पुरुष को मानता है, लेकिन मातृसत्तात्मक सिद्धांत पितृसत्तात्मक सिद्धांत का खंडन करता है और यह कहता है कि प्रारंभ में मात्र सत्तात्मक परिवार थे। प्रारंभ में वास्तविक रूप में परिवार की जो मुखिया हुआ करती थी वो महिला हुआ करती थी, पत्नी हुआ करती थी, स्त्री हुआ करती थी। ये बात मात्र सत्तात्मक सिद्धांत कहता है, मतलब पितृ सत्तात्मक सिद्धांत को चुनौती देता है, उसका खंडन करता है। इसलिए बेटा मैंने यहां लिखा है कि प्रारंभ में परिवार मात्र प्रधान थे। मतलब प्रारंभ में यदि हम देखें, जैसे प्रारंभ में जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे उनकी तरफ संकेत है, तो इनका कहना है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक जो विद्वान हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, इनका कहना है कि भाई प्रारंभ में जो परिवार था मात्र प्रधान थे। मतलब परिवार के अंतर्गत वास्तविक रूप में माता की सत्ता हुआ करती थी, पत्नी की सत्ता हुआ करती थी, महिला की सत्ता हुआ करती थी। वास्तविक रूप में माता को ही पारिवारिक जीवन का केंद्र माना जाता था। मतलब माता की सत्ता हुआ करती थी, महिला की सत्ता हुआ करती थी, माता महिला की सत्ता हुआ करती थी, माता महिला ही परिवार की मुखिया हुआ करती थी। इसलिए इसको मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है बेटा। तो मैंने नोट किया प्रारंभ में परिवार मात्र प्रधान थे, मतलब वास्तविक रूप में परिवार में माता की सत्ता थी, माता मुखिया थी।
माता ही प्रधान थी, माता ही एक प्रकार से परिवार को आदेश देती थी और उन आदेशों का पालन परिवार के सभी सदस्य किया करते थे बेटा। फिर मैंने लिखा है मातृ प्रधान परिवारों के फलस्वरूप ही राज्य अस्तित्व में आए। अर्थात फिर आगे हमने कहा है कि वास्तव में जो मातृ प्रधान परिवार थे, इन मातृ प्रधान परिवारों के फलस्वरूप ही राज्य अस्तित्व में आए। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि वास्तविक रूप में जो ये मातृ प्रधान परिवार थे, इसके अंतर्गत क्या था स्थिति ये थी कि वास्तव में ये प्रारंभ में एक टीम भावना, टोली की भावना के रूप में रहते थे और वहाँ पर ये सभी एक भाई बहन के रूप में रहते थे। लेकिन कभी कभी इनमें समागम होता था, मतलब हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से क्षणिक विवाह हो जाता था, मतलब क्षणिक समागम होता था इनमें, क्षणिक अस्थायी रूप में इनमें यौन संबंध होते थे, हम ये बात कह सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होता था कि जिन महिलाओं को वास्तविक रूप में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती थी, उसके बाद में क्या था कि वहाँ के जो पुरुष होते थे वो पुरुष उस टोली को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते थे और जो संतानें होती थी वो महिला के पास रह जाती थी। तो उनके जो बेटा बेटी होते थे, संतानें होती थी, वो केवल माँ से परिचित होती, माँ को जानती थी, पिता को नहीं जानती थी। क्यों? क्योंकि वो अन्यत्र चले जाते थे उस टोली को छोड़ करके। अब ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जो संतानें थी वो केवल अपनी माता को ही जानते थे, इसलिए वास्तविक रूप में प्रारंभ में माता के आधार पर ही वंश चलता था, माता को ही परिवार का मुखिया माना जाता था। मूल कारण ये था। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर ये वास्तविक रूप में स्थायी रूप में विवाह करने लग गए। अर्थात जैसा कि मैंने आगे चलकर इसके अंतर्गत लिखा भी है कि वास्तविक रूप में इनके अंतर्गत जो है आपस में जो विवाह हुआ वो स्थायी रूप में विवाह होना शुरू हुआ और स्थायी रूप में जब विवाह हुआ तो ये एक स्थान पर बसना शुरू किया। इसके बाद में फिर परिवार की सत्ता वास्तविक रूप में माता के हाथ से निकलकर, पत्नी के हाथ से निकलकर, महिला के हाथ से निकलकर पुरुष के हाथ में, पति के हाथ में आ जाती है। मतलब वास्तव में प्रारंभ में मातृ सत्तात्मक सिद्धांत थे और उसके बाद में धीरे धीरे पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के रूप में अस्तित्व में आए और जैसे ही पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के रूप में अस्तित्व में आए तो इसी के आधार पर फिर राज्य अस्तित्व में आ गई। ठीक है बेटा, चलिए अब मैंने आगे लिखा है कि माता को पारिवारिक जीवन का केंद्र मानता है। मतलब मातृ सत्तात्मक सिद्धांत डेफिनेटली माता को पारिवारिक जीवन, जी का मतलब जीवन को, माता को पारिवारिक जीवन का केंद्र मानता है। मतलब मातृ सत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि भाई जो परिवार होता है उस परिवार की मुखिया, परिवार की आदेशक, परिवार का शासक महिला होती है। कौन होती है? महिला होती है, पत्नी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मातृ सत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो आप इस डायग्राम से ये बात ठीक से समझ गए होंगे। अब मैं एक एक बात को लेता हूं बेटा। सबसे पहले तो ये बात नोट करें, जाति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र ने राज्य की उत्पत्ति को समझने में बहुत ज्यादा सहायता दी है। जैसे मान लीजिएगा मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत है, तो ये समाज शास्त्र की तो देन है। तो बेटा जाति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र ने राज्य की उत्पत्ति को समझने में बहुत ज्यादा सहायता दी है। ठीक है, तो हमने मतलब राजनीति विज्ञान में इनसे काफी कुछ सीखा है। ठीक है, मैं ये सारी बातें जब अंतः अनुशासनात्मक उपागम आपको समझाऊंगा तब बताऊंगा कि राजनीति विज्ञान ने जो है समाज शास्त्र से क्या लिया, बदले में क्या दिया, मानव शास्त्र से क्या लिया और क्या दिया, मतलब आपस में क्या लेन देन की प्रक्रिया इनमें रही है। तो ये अंतः अनुशासनात्मक उपागम के आधार पर आपको समझाऊंगा मैं। बेटा अगली बात आती है कि राज्य की उत्पत्ति की विचारधाराओं को सामान्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या? एक तो है काल्पनिक विचारधारा। इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिए गए केवल कल्पना की बातें करते हैं, कल्पना के आधार पर अपने विचार दिए, तथ्य के आधार पर नहीं दिए। इनमें कौन कौन सिद्धांत आते हैं? दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत और सामाजिक समझौता। बेटा ठीक है, अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं मातृ सत्तात्मक सिद्धांत की। बेटा ठीक है, और दूसरा आता है ऐतिहासिक विचारधारा। वास्तविक रूप में इस विचारधारा के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो विचार दिए जाते हैं वो कल्पना के आधार पर नहीं दिए जाते हैं बल्कि तथ्यों के आधार पर दिए जाते हैं। और इसमें आते हैं ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। इनके ऊपर भी मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। बेटा अब हम बात करते हैं मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन कौन से हैं। इसके संदर्भ में आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। मैंने अक्सर देखा विद्यार्थी गलती करते, इसलिए मैंने सब बातें जो महत्वपूर्ण नोट कर दिए और इनकी एक एक की मैं तरीके से व्याख्या करूंगा, समझिएगा बेटा। सबसे पहले आप देखेंगे कि वास्तविक रूप में एक विद्वान है मैकलिनन। मैकलिनन ने पितृ सत्तात्मक सिद्धांत का खंडन किया है, उसको चुनौती दी है और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है प्रीमिटिव सोसाइटी, मतलब प्रारंभिक समाज।
प्रिमिटिव सोसाइटी, जो कि 1967 में लिखी है। किसने? मैकलेलन ने। इसके बाद में अगला विद्वान है मोर्गान। मोर्गान, इनकी पुस्तक है स्टडीज इन एंशिएंट सोसाइटी, मतलब इसके अंतर्गत जो है प्राचीन समाजों का अध्ययन, प्राचीन समाजों का अध्ययन। ये 1878 में लिखी गई है। इसके बाद बेटा तीसरा है जैक्स नाम के विद्वान, एक जैक्स भी कह देते हैं इसको, जैक्स। इनकी पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति का इतिहास। ये इन्होंने लिखी है 1900 में। बेटा ये तीनों जो विद्वान है, मैकलेलन, मोर्गान, नोट करेंगे, और जैक्स, ये तीनों ही वास्तविक रूप में मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं। इन तीनों विद्वानों के आप नाम नोट करेंगे। मैकलेलन, इनकी पुस्तक प्रिमिटिव सोसाइटी, और दूसरा है मोर्गान, इनकी पुस्तक है स्टडीज इन एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन सोसाइटी, और 1878 में लिखी है ये। इसके बाद हम तीसरे विद्वान है जैक्स, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, ये 1900 में लिखी है। तो ये तीन विद्वान हैं। इन तीन विद्वानों की महत्वपूर्ण किताबों के मैंने नाम नोट कर दिए बेटा। इन तीनों विद्वानों ने कहा है कि आरंभ में लोग ऐसे ही परिवारों में रहते थे जहां पारिवारिक उत्तरदायित्व माता द्वारा ही निभाया जाता था। मतलब ये तीनों विद्वान ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में प्रारंभ में जो लोग थे वो ऐसे परिवारों में रहते थे जहां पर पारिवारिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक जिम्मेदारी माता के द्वारा ही निभाई जाती थी। मतलब माता ही परिवार की मुखिया हुआ करती थी, माता ही एक प्रकार से परिवार की शासक हुआ करती थी, माता ही एक प्रकार से जो है परिवार की आदेशक हुआ करती थी। और परिवार का जो आदेशक है ठीक उसी प्रकार से राज्य का भी जो आदेशक होता है कौन होता है? सम्राट या राजा होता है। तो इसलिए कह दिया जाता है कि वास्तविक रूप में क्या राज्य परिवार का ही विराट रूप है। जैसे परिवार में महिला के द्वारा, पत्नी के द्वारा आदेश दिए जाते, वैसे ही राज्य के अंतर्गत भी राजा, सम्राट के द्वारा आदेश दिए जाते हैं। तो मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ कि जैसे प्लेटो ने तो कहा था कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, फिर अरस्तु ने कह दिया था कि राज्य परिवार का विराट रूप है। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत भी किसी न किसी रूप में अरस्तु की इस बात को ले रहे हैं। क्या अरस्तु ने स्पष्ट रूप में कहा है, क्या कहा है कि राज्य परिवार का विराट रूप है। जैसे अरस्तु ने कहा है कि सबसे पहले ग्राम से पहले तो परिवार आते, परिवार अस्तित्व में आई, परिवार से ग्राम बने और ग्राम से नगर राज। फिर से कह रहा हूं बेटा मैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में लिखा है कि सबसे पहले परिवार अस्तित्व में आते हैं, उसके बाद में परिवारों से ग्राम बनते हैं, गांव, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आई। तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि राज्य का जो उत्पत्ति हुई है वास्तविक रूप में वह कहाँ से होती है? परिवार से होती है। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवार का ही विराट रूप है। अब वो एक अलग बात है कि पितृ सत्तात्मक सिद्धांत और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत अपनी जो बात कहते हैं दूसरे रूप में कहते हैं, लेकिन मूल बात तो वही है कि अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में ये बात हमें मिल जाती है। क्या मिल जाता है? कि राज्य परिवार का ही विराट रूप है। ये भी तो यही कह रहे हैं दोनों सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, कि राज्य परिवार का ही विराट रूप है। बस अंतर यह है कि पितृ सत्तात्मक जो सिद्धांत है वो वास्तविक रूप में परिवार का जो केंद्र बिंदु मानता है, परिवार का जो मुखिया मानता है पुरुष को मानता है, जबकि मातृ सत्तात्मक सिद्धांत परिवार का मुखिया महिला को मानता है, माता को मानता है, पत्नी को मानता है। बस अंतर यही तो है। यस, ये मुख्य समर्थक हो गए बेटा। अच्छा, यहां मैंने लिखा ना पारिवारिक उत्तरदायित्व माता द्वारा निभाया जाता था प्रारंभ में, ये बात बोली इन्होंने। इसके बाद बेटा अब एक एक बात को समझेंगे। मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के लक्षण क्या हैं? ये लक्षण मैं आपको 4 बिंदुओं के आधार पर समझाऊंगा, इसमें सब बातें कंप्लीट हो जाएंगी बेटा। पहला है अस्थायी वैवाहिक संबंध। बेटा मातृ सत्तात्मक सिद्धांत का कहना है कि वास्तविक रूप में प्रारंभ में जो विवाह होते थे वो अस्थायी वैवाहिक संबंध हुआ करते थे। जैसा कि एक विद्वान है जैक्स ने अपनी पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का इतिहास। इसके अंतर्गत इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लिया है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लेते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में विशेषकर मातृ सत्तात्मक परिवार थे प्रारंभ में। अब मातृ सत्तात्मक परिवार थे, इसका मतलब क्या है कि वास्तव में ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत प्रारंभ में प्राचीन काल के अंतर्गत जो लोग थे वो टोली की भावना के रूप में रहते थे, और टोली की भावना के रूप में इस रूप में रहते थे, किस रूप में? भाई बहन के रूप में। लेकिन चूंकि उनको इस चीज की ज्यादा जानकारी नहीं थी, भाई बहन के रूप में तो थे, लेकिन वही बात है कि प्रकृति का नियम है कि
जो विपरीत लिंग होते हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इनमें क्या आपस में समागम हो जाता था, यौन संबंध हो जाते थे, तो इनसे जो है संतानें पैदा होती थी। तो संतानें जब पैदा होती थी तो मैंने कह दिया आपको कि इस टोली के अंतर्गत जो पुरुष पक्ष होता था इधर उधर चला जाता था। ऐसी स्थिति में जो संतानें होती थी वो महिला के पास रह जाती थी, महिलाएं उनका पालन पोषण करती थी। तो जो बच्चे होते थे वो केवल महिला को ही जानते थे, अपनी माँ को ही जानते थे, पिता के बारे में उनको जानकारी नहीं होती थी। इसीलिए उस समय प्रारंभ में वास्तविक रूप में जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक थे, मतलब परिवार की मुखिया माता हुआ करती थी, पुरुष नहीं हुआ करता था। पुरुष अन्यत्र इधर उधर घूमता रहता था, मतलब उस टोली को छोड़ देता था यौन संबंध करने के बाद में। तो बेटा वास्तव में यहाँ क्या था कि इसका मूल कारण है अस्थायी वैवाहिक संबंध, मतलब मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का कहना यह है कि अस्थायी वैवाहिक संबंध थे, इसलिए वहां पर पितृ सत्तात्मक या पिता की सत्ता अस्तित्व में नहीं आती है। परिवार में पिता की सत्ता नहीं होती बल्कि माता की सत्ता होती है। क्यों? क्योंकि जो संतानें होती हैं वो केवल माता को ही जानती हैं और माता के वंश पर ही माता के वंश पर ही परिवार चलता था, माता के नाम पर ही, माता के गोत्र के आधार पर ही परिवार चला करते थे, इसलिए इसे मात्र सत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें अस्थायी वैवाहिक संबंध हुआ करते थे, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया संकेत रूप में, बाकी तो बहुत लंबी बात है, आप संकेत से समझ जाएंगे। बेटा दूसरा है स्त्री परिवारों का आधार। देखिएगा बेटा, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का जो दूसरा लक्षण वो ये है कि स्त्री परिवारों का आधार है। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि माता को पारिवारिक जीवन का केंद्र माना जाता है, मतलब परिवार की जो मुखिया होती है महिला होती है। कौन होती है? महिला होती है। जबकि पितृ सत्तात्मक सिद्धांत में परिवार का मुखिया कौन होता है? पुरुष होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ मैंने आगे लिखा संतान केवल माँ को जान पाती थी, मतलब स्त्री परिवारों का आधार क्यों होती थी? इसका कारण ये था कि मैंने यहाँ कह दिया कि अस्थायी विवाह होते, मतलब ये एक टोली की भावना के रूप में रहते, लेकिन वहाँ ये भाई बहन के रूप में रहते रहते आपस में समागम कर लेते हैं, यौन संबंध हो जाते हैं, तो फिर इनकी महिलाओं की संतानें पैदा हो जाती हैं। संतानें पैदा हो जाती हैं तो फिर इनके जो पुरुष होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं। इधर उधर चले जाने के बाद में उनका पालन पोषण माताएं करती, तो जो बच्चे होते हैं, संतानें होती है, वो केवल माँ को ही जान पाते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जो परिवार का संचालन होता है वो माता के नाम पर ही होता है, इसलिए वास्तविक रूप में प्रारंभ में जो सत्ता थी वो माता की थी, माता ही परिवार की मुखिया हुआ करती थी और संतान केवल माँ को जान पाती थी। क्यों जान पाती थी? क्योंकि यौन संबंध होने के बाद में वास्तविक रूप में पुरुष इधर उधर चले जाते थे और जो बच्चा होता था उसकी परवरिश माता के द्वारा की जाती थी। वास्तविक रूप में बच्चों को ये भी नहीं पता होता था कि हमारे जो पिता है वो कौन है, इसलिए प्रारंभ में माता की सत्ता हुआ करती थी, माता ही परिवार की मुखिया हुआ करती थी। मैंने नोट कर दिया, संतान केवल माँ को ही जान पाती थी, पिता को नहीं जान पाती थी, इसलिए स्त्री परिवारों का आधार हुआ करती थी, मतलब स्त्री ही सब कुछ थी। इसलिए मैंने लिखा ना, माता ही पारिवारिक जीवन का केंद्र बिंदु थी, मतलब परिवार की जो मुखिया थी वो महिला ही थी। इसका मूल कारण क्या है? अस्थायी वैवाहिक संबंध। अच्छा बेटा, फिर मैंने आगे यहाँ लिखा है उत्तराधिकार का नियम जो है वो मात्र सत्तात्मक नियमों पर आधारित थे। बेटा ध्यान देंगे यहाँ, अब यहाँ जो उत्तराधिकार नियम है वो भी मात्र सत्तात्मक नियमों पर ही आधारित थे। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जैसे मान लीजिएगा परिवार की जो बड़ी महिला है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में दूसरी जो महिला होगी, उम्र में बड़ी होगी, भाई उसी को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। जैसे पितृ सत्तात्मक परिवार के अंतर्गत पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में बड़ा बेटा होता है तो उसको सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। वैसे ही यहाँ पर जब माता की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी जो बड़ी संतान होती है उसको पूरी की पूरी क्या है? सत्ता सौंप दी जाती है, मतलब महिला को ही सत्ता सौंप दी जाती है, ना कि पुरुष को। ठीक है बेटा। तो उत्तराधिकार के जो नियम होते हैं मात्र सत्तात्मक नियमों पर आधारित होते थे, मतलब माता के बाद में माता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होती है उसी को सारे जो अधिकार हैं वो सौंप दिए जाते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद में जो अगली बात आती है, तीसरा लक्षण है इसका मात्र सत्ता। बेटा पितृ सत्तात्मक सिद्धांत का तीसरा लक्षण ये है कि मात्र सत्ता होती है इसमें, मतलब पितृ सत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि वास्तविक रूप में परिवार में पिता की सत्ता होती है, जबकि मात्र सत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि परिवार में माता की सत्ता होती है। मात्र मतलब माता की सत्ता होती है, माता ही परिवार की मुखिया होती है, माता ही परिवार की आदेशक होती है। ठीक है बेटा। अब कैसे? जैसे इसमें सबसे पहले नोट करेंगे कि सबसे बड़ी स्त्री का आदेश, मतलब मात्र सत्तात्मक सिद्धांत को मात्र सत्तात्मक सिद्धांत या मात्र सत्ता इसलिए कहा जाता है कि परिवार के अंतर्गत
जो सबसे बड़ी स्त्री होती है उसका आदेश चलता है। क्यों? क्योंकि वो उस परिवार की मुखिया होती है। जैसे पितृसत्तात्मक परिवार में सबसे बड़ा जो पुरुष होता है उस पुरुष का ही जो है आदेश चलता है, वो इसका मुखिया होता है। ठीक इसी प्रकार से मातृसत्तात्मक सिद्धांत में परिवार की मुखिया कौन होती है बेटा? महिला होती है, पत्नी होती है, स्त्री होती है। ठीक है बेटा, तो सबसे बड़ी स्त्री का आदेश चलता है, मतलब परिवार का जो मुखिया होगा वो महिला होगी। और कौन होगी? जो उम्र में सबसे बड़ी होती है बेटा। उसकी मृत्यु होने के बाद में फिर परिवार के अंतर्गत जो सबसे बड़ी महिला है उसी को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है बेटा। ठीक है, फिर मैंने आगे लिखा है संपत्ति में केवल स्त्रियों का ही उत्तराधिकार माना जाता था। बेटा ध्यान दीजिएगा, मातृसत्तात्मक सिद्धांत में स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि संपत्ति में केवल स्त्रियों का ही उत्तराधिकार माना जाता था, केवल स्त्रियों का उत्तराधिकार माना जाता था। इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है। जबकि पितृसत्तात्मक सिद्धांत स्पष्ट रूप में कहता है क्या? कि उसमें केवल 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 संपत्ति में पुरुषों का ही जो है उत्तराधिकार माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में कानून बदल दिए गए हैं, ये आप सब अवगत हैं, इसके बारे में मुझे कहने की कतई आवश्यकता नहीं है। आज संपत्ति में दोनों ही हिस्सेदार हैं। कौन? महिला भी और पुरुष भी। भाई 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, तो पांचों का ही संपत्ति में अधिकार होता है। लेकिन ये प्राचीन समय की बात बताई जा रही है बेटा। ठीक है बेटा, तो चौथा है मातृसत्तात्मक परिवारों का पितृसत्तात्मक परिवारों में परिवर्तन। बेटा ध्यान दीजिएगा, मातृसत्तात्मक परिवारों का ही पितृसत्तात्मक परिवारों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब प्रारंभ में, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया जैक्स ने, कि प्रारंभ में जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत क्या थे? मातृसत्तात्मक परिवार थे। मातृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत क्या होता था कि वास्तविक रूप में जो लोग होते थे वो टोली की भावना के रूप में रहते थे और उन्हें आपस में समागम हो जाता था, यौन संबंध हो जाता था। यौन संबंध होने के बाद में उनके बच्चे पैदा हो जाते थे। बच्चे पैदा होने के बाद में वास्तविक रूप में टोली होती थी वो तितर बितर हो जाती थी, इधर उधर चले जाते थे। ऐसी स्थिति में जो बच्चा होता था वो माता के पास रह जाता था, तो माता उसकी परवरिश करती थी। इसलिए वास्तविक रूप प्रारंभ में क्या था फिर कि जो माता होती थी परिवार की मुखिया होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि स्थायी रूप में विवाह होना शुरू हो गया, और जैसे जैसे स्थायी रूप में विवाह शुरू हुआ वैसे वैसे फिर जो है धीरे धीरे पिता की सत्ता आना प्रारंभ हो गया, अर्थात परिवार का जो मुखिया हो गया वो पुरुष बनने लगा। इसलिए मातृसत्तात्मक परिवारों का पितृसत्तात्मक परिवारों में परिवर्तन हुआ। बेटा मैंने यहाँ लिखा है मातृसत्तात्मक परिवार में टोलियों के जीवन को छोड़कर व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। बेटा ध्यान दे, पहले तो मतलब हुआ क्या ये कि सबसे पहले प्रारंभ में ये सत्य है, जैसा कि यहाँ इन विद्वानों ने कहा है कि प्रारंभ में क्या था? मातृसत्तात्मक परिवार थे, माता की सत्ता थी परिवार में। लेकिन हुआ क्या कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो टोलियां थी उन टोलियों के जीवन को छोड़ करके, मतलब मातृसत्तात्मक के अंतर्गत क्या था कि जो लोग थे वो टोली की भावना के रूप में रहते थे और एक प्रकार से उनमें आपस में समागम होता था, यौन संबंध होते थे, उनसे संतानें पैदा होती थी और वो फिर उसके बाद में तितर बितर हो इधर उधर चले जाते थे और बच्चे जो है माता के पास रह जाते थे। इसलिए माता ही मुखिया बन जाती थी। कारण क्योंकि बच्चा केवल अपनी माँ को ही जानता था, पिता को नहीं जानता था, तो परिवार का संचालन माता करती थी। इसलिए वास्तविक रूप परिवार की मुखिया प्रारंभ में माता ही थी। लेकिन हुआ क्या कि टोलियों के जीवन को छोड़ करके अब इन्होंने क्या किया? टोलियों के जीवन को छोड़ दिया और फिर व्यक्तिक वैवाहिक जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। मतलब फिर उन्होंने स्थायी रूप में अपना विवाह करना प्रारंभ किया और जैसे ही स्थायी विवाह इन्होंने प्रारंभ किया वैसे ही मातृसत्तात्मक परिवार पितृसत्तात्मक परिवार में बदल गए। क्या बेटा? मातृसत्तात्मक परिवार पितृसत्तात्मक परिवार में बदल गए। भाई जैसे ही इन्होंने स्थायी रूप में विवाह करना प्रारंभ किया वैसे ही परिवार का मुखिया कौन बन गया? फिर पुरुष बन गया। कौन बन गया? पुरुष बन गया, पिता बन गया, पति बन गया। ठीक है, ये बात होगी इस बिंदु की कि मातृसत्तात्मक परिवारों का पितृसत्तात्मक परिवारों में परिवर्तन हुआ। मतलब इन विद्वानों का कहना है कि भाई प्रारंभ में वास्तविक रूप में देखा जाए तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है। लेकिन हाँ, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई वास्तव में सबसे पहले मातृसत्तात्मक सिद्धांत अस्तित्व में आया या पितृसत्तात्मक सिद्धांत आया, तो इसके बारे में निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों में कौन प्राचीन सिद्धांत है। यस, डेफिनेटली कह सकते हैं हम कि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, अंतिम रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता, केवल अनुमान। वैसे भी मैंने कह तो दिया है कि ये जो पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक सिद्धांत दोनों काल्पनिक कल्पना के आधार पर ये बात की गई, तथ्यों के आधार पर ये बातें नहीं कही गई, इसलिए निश्चितता से नहीं कहा जा सकता कि मातृसत्तात्मक पहले था या पितृसत्तात्मक पहले था। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये केवल कल्पना के आधार पर कहा जा रहा है बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद में पार्ट नंबर 2 लेते हैं। इसका क्या? मातृसत्तात्मक सिद्धांत की आलोचना। बेटा ध्यान दें, वास्तविक रूप में मातृसत्तात्मक सिद्धांत
पितृसत्तात्मक सिद्धांत की तरह ही एक असंगत सिद्धांत है। नोट करेंगे क्या, मातृसत्तात्मक सिद्धांत पितृसत्तात्मक सिद्धांत की तरह ही एक असंगत सिद्धांत है। मतलब मातृसत्तात्मक सिद्धांत भी और पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी एक प्रकार से क्या है, असंगत सिद्धांत है। क्यों है? क्योंकि कल्पना के आधार पर बताए गए हैं, इनमें तथ्यों का सहारा नहीं लिया गया है बेटा, ठीक है। इसलिए दोनों ही मतलब मातृसत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ये दोनों ही क्या है, असंगत सिद्धांत है। नोट करेंगे ये बात, दोनों ही असंगत सिद्धांत है। दोनों सिद्धांत काल्पनिक भी है। कौन कौन? मातृसत्तात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ठीक है बेटा। अब हम तो बात करेंगे मातृसत्तात्मक सिद्धांत की आलोचना या कमियां बेटा। पहला है मातृसत्तात्मक प्रणाली सर्वव्यापक नहीं। बेटा ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से पितृसत्तात्मक सिद्धांत के बारे में कहा जाता है या पितृसत्तात्मक प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि भाई ये पूरी दुनिया में नहीं थे, कहीं कहीं मातृसत्तात्मक परिवार थे, ठीक इसी प्रकार से आलोचकों का कहना है कि जो मातृसत्तात्मक प्रणाली है वो सर्वव्यापक नहीं है। ठीक है, ठीक है, कुछ राज्यों के अंतर्गत, कुछ स्थानों में, कुछ कबीलों में माता की सत्ता हो सकती थी, परंतु सभी जगह ये जरूरी नहीं है कि प्रारंभ में जो है माता की ही सत्ता थी परिवार में, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आलोचकों का कहना है कि मातृसत्तात्मक प्रणाली सर्वव्यापक नहीं है, मतलब पूरी दुनिया के अंतर्गत प्रारंभ में परिवार में माता की ही सत्ता हो, माता ही परिवार की मुखिया हो, ये निश्चितता से नहीं कहा जा सकता, ठीक है बेटा। तो आप नोट करिए, मातृसत्तात्मक प्रणाली सर्वव्यापक नहीं है। दूसरा है बेटा, परिवारों की उत्पत्ति को बताता है, राज्य की नहीं। बेटा ये वही आलोचना आ जाती है, जैसे हमने पितृसत्तात्मक सिद्धांत में भी कहा था कि भाई पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी जो परिवार की उत्पत्ति को तो बताता है लेकिन राज्य की उत्पत्ति को नहीं बताता है। यस, इसमें सच्चाई है। तो ठीक इसी प्रकार से मातृसत्तात्मक सिद्धांत भी क्या है, परिवारों की उत्पत्ति को तो बताता है लेकिन राज्य की उत्पत्ति को ये नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि ये तो स्पष्ट रूप में कह रहा है कि भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, इनका कहना ये है कि भाई परिवार में जब मातृसत्तात्मक की बात आती है तो परिवार के अंतर्गत मुखिया माता होती है, और पितृसत्तात्मक की बात आती है तो परिवार के मुखिया कौन होता है? पिता होता है, पुरुष होता है, पति होता है। तो ये तो डेफिनेटली कहा जा सकता है, ये तो परिवार की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति की बात कहाँ कर रहे हैं। मतलब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि वास्तविक रूप में जो ये परिवार है, चाहे वो पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक हो, तो इनको फिर जो है राज्य के रूप में परिवर्तित होने में कितना समय लगा, किस रूप में परिवर्तित हुआ, इसके बारे में स्पष्ट रूप में तथ्यों के साथ कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए आलोचकों का कहना है कि परिवार की उत्पत्ति को तो बताता है ये दोनों सिद्धांत, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक भी परिवार की उत्पत्ति को तो बताते हैं लेकिन राज्य की उत्पत्ति को नहीं बताते। दूसरी आलोचना, तीसरा आलोचना है बेटा, राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व परिवार को मानते हैं। अब बेटा ध्यान देंगे, चाहे मातृसत्तात्मक सिद्धांत हो चाहे पितृसत्तात्मक सिद्धांत, तो दोनों के ऊपर यह आलोचना लागू कर सकते हैं आप। वैसे मैंने पितृसत्तात्मक सिद्धांत पर आलोचना लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं क्या कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व परिवार को मानता है। मतलब स्पष्ट रूप में मातृसत्तात्मक सिद्धांत कह रहा है, क्या कह रहा है कि राज्य परिवार का ही विराट विस्तृत व्यापक रूप है। तो डेफिनेटली राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व परिवार को मानता है कि भी राज्य परिवार का ही विराट रूप है। तो इसका मतलब राज्य का एकमात्र तत्व परिवार ही है, ये बात कह रहा है ये सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत। लेकिन वाकई देखा जाए तो राज्य का एकमात्र तत्व परिवार नहीं हो सकता, और भी बहुत तत्व हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सामाजिक प्रवृत्ति। नोट करेंगे बेटा, ये कंपटीशन पूछ लिया जाता है। सामाजिक प्रवृत्ति भी जो है वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति का एक तत्व है, और धर्म शक्ति भी राज्य की उत्पत्ति का एक तत्व है या राज्य का एक आधार है। आर्थिक हित भी राज्य की उत्पत्ति का एक तत्व है या राज्य का आधार है। और इसके बाद में राजनीतिक चेतना भी राज्य की उत्पत्ति का एक तत्व है या राज्य का आधार है। और इसके बाद में सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति भी राज्य की उत्पत्ति का एक जो है तत्व है। इसी के साथ में ये भी दोनों राज्य के आधार हैं। तो ये सभी राज्य के मतलब आधार हैं और राज्य के तत्व भी हैं। इसलिए राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व परिवार को नहीं माना जा सकता, बल्कि ये सारे के सारे जो है राज्य के क्या है तत्व ही माने जाते हैं। इसलिए यह आलोचना सत्य है कि राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व परिवार को नहीं माना जा सकता है। ये भी जो है राज्य के आधार है, ये भी जो है राज्य के तत्व हैं, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के ये भी आधार है बेटा। जबकि मातृसत्तात्मक सिद्धांत राज्य का आधार केवल परिवार को मानता है, इसमें सच्चाई नहीं है। यस, अच्छा बेटा, चौथा है बेटा, वास्तविक रूप में मातृसत्तात्मक सिद्धांत समाज के विकास का विश्लेषण तो करता है। नोट करें इसको पूरा, समाज के विकास का, ऐसे लिखेंगे आप, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है समाज के विकास का, क्या समाज के
विकास का विश्लेषण तो करता है। मतलब मातर सत्तात्मक सिद्धांत ये तो बताता है कि समाज का विकास कैसे हुआ है। यस, तो आप नोट करेंगे कि समाज के विकास का विश्लेषण तो ये मातर सत्तात्मक सिद्धांत करता है, परंतु राजनीतिक संगठन के साथ इसका संबंध जोड़ना उचित नहीं है। मतलब समाज के विकास का विश्लेषण तो कर रहा है कि समाज का विकास किस प्रकार से हुआ है, अब इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि समाज के विकास की बात करें, लेकिन अब इस विश्लेषण को राजनीतिक संगठन के साथ जोड़ रहे हैं तो वास्तविक रूप में उचित नहीं है। इस आधार पर भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। तो ये चौथी आलोचना आप नोट करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। अब मैं लास्ट में यहाँ पर लिखा है निष्कर्ष, अर्थात मातर सत्तात्मक सिद्धांत का निचोड़ क्या है, जिससे कि आप जो उसकी महत्वपूर्ण बात उसको समझ जाएं बेटा, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि सामाजिक जीवन में पहले मातर सत्तात्मक या पितर सत्तात्मक प्रणाली प्रचलित थी, इसके बारे में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। नोट करेंगे बेटा, निष्कर्ष में क्या नोट करेंगे कि सामाजिक जीवन में पहले मातर सत्तात्मक प्रणाली या पितर सत्तात्मक प्रणाली प्रचलित थी। पहले कौन सी प्रचलित थी प्रणाली, मातर सत्तात्मक या पितर सत्तात्मक, इसके बारे में निश्चितता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही सिद्धांत काल्पनिक हैं, तथ्यों के आधार पर नहीं दिए गए। जब काल्पनिक हैं तो फिर कैसे कहेंगे कि इन दोनों में से कौन सा जो सिद्धांत है या जो प्रणाली है वो पहले प्रचलित थी। इसके बारे में निश्चितता से तथ्यों सहित कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बात बेटा, फिर मैंने लिखा लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि परिवारों ने राज्य रूपी संगठन की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात अब हम ये तो कहेंगे कि वास्तविक रूप में ये नहीं कहेंगे आप कि मातर सत्तात्मक और पितर सत्तात्मक सिद्धांत का कोई योगदान ही नहीं है। नहीं, योगदान तो है। क्या योगदान है आप नोट करेंगे, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि परिवारों ने, क्योंकि मातर सत्तात्मक और पितर सत्तात्मक सिद्धांत स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि राज्य परिवार का ही विराट रूप है, दोनों कह रहे हैं ये बात। तो परिवारों ने राज्य रूपी संगठन की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि परिवारों ने राज्य रूपी संगठन की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वयं अरस्तु इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य। प्राचीन समय में यूनान में सिटी स्टेट हुआ करते थे, नगर राज्य हुआ करते थे, जैसे एथेंस, स्पार्टा दुनिया भर के नगर राज्य थे। तो ये बात तो सत्य है, तो इस बात की सच्चाई को हम स्वीकार भी करेंगे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या कि मानव पहले परिवारों में रहता था, बाद में उसने अन्य संगठनों का निर्माण किया। वेरी गुड, बहुत महत्वपूर्ण बात है। निष्कर्ष में क्या, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मानव पहले परिवारों में रहता था, बाद में उसने अन्य संगठनों का निर्माण किया। देखो वैसे भी जब हम समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट रूप में लिखा मिलता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन होता है, परिवार होता है। बच्चे की जो प्रथम गुरु होती है कौन होती है, माता ही होती है। जब प्रथम गुरु माता होती है तो इससे ये बात भी सत्य साबित होती है कि मातर सत्तात्मक सिद्धांत प्रारंभ में रहे थे। यस भाई, बच्चे की प्रथम पाठशाला किसको माना जाता है, परिवार को ही माना जाता है। इसलिए बात सत्य है कि प्रारंभ में परिवार ही अस्तित्व में आते। पति पत्नी संतान से सबसे पहले किसका निर्माण होगा, किस संस्था का निर्माण होगा, परिवार का ही तो होगा। और परिवार के बाद में फिर अन्य संगठनों का निर्माण किया गया। जैसा कि अरस्तु ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सबसे पहले परिवार अस्तित्व में आते हैं, फिर विभिन्न परिवारों से ग्राम अस्तित्व में आते हैं, और फिर विभिन्न ग्रामों से नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं। उस समय नगर राज्य हुआ करते थे, आज राष्ट्र राज्य है। तो बात यहाँ कुल मिला के ये कहा जाएगा क्या कि मानव पहले परिवार में रहता था, बाद में उसने अन्य संगठनों का निर्माण किया। इसका मतलब यह है कि राज्य रूपी संगठन की रचना में वास्तविक रूप में परिवारों ने किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए पितर सत्तात्मक मातर सत्तात्मक दोनों सिद्धांतों की इस बात को हम स्वीकार करेंगे कि वास्तविक रूप में राज्य रूपी संगठन की रचना में परिवारों ने महत्वपूर्ण रूप में अपना योगदान दिया है। और ये बात भी सत्य है कि मानव पहले परिवार में रहता था और बाद में उसने अन्य संगठनों का धीरे धीरे निर्माण किया। और उसके बाद में सभी समुदायों का जो समुदाय है वो कौन है, राज्य है। अर्थात वास्तविक रूप में जैसा अरस्तु ने भी कहा है कि सभी समुदायों का समुदाय कौन है, राज्य है। मतलब अरस्तु ने कहा कि समुदायों का समुदाय कौन है, राज्य है। तो प्रारंभ तो परिवार से ही हुआ है। तो ये एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि अरस्तु की बात है किसी न किसी रूप में घुमा फिरा कर कही जा रही है। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में राज्य रूपी संगठन की रचना में परिवारों ने महत्वपूर्ण रूप में योगदान दिया है। इसलिए पितृ सत्तात्मक और मातर सत्तात्मक सिद्धांत की ये बात किसी न किसी रूप में स्वीकार की जानी चाहिए कि राज्य परिवारों का ही विराट रूप है। ये बात अरस्तु ने भी कही थी, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक है। आप देख सकते हैं अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में ये बात लिख
लिख रखी है। तो मुझे विश्वास है आप राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो मातृसत्तात्मक सिद्धांत है इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बेटा मुझे पूरा यकीन है इसके बाद में अगला जो सिद्धांत हम लेंगे वो लेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के ऊपर वैसे तो मैंने जो है पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत हॉब्स, लॉक और रूसो इन तीनों का जो सामाजिक समझौता है मैंने अलग से अपलोड कर रखा है। बाकी यहाँ सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में स्पेशल विशिष्ट रूप में विशेष रूप में आपके लिए मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। बाकी व्यापक रूप में आपको समझना है तो हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स, रूसो इन तीनों के बारे में मैंने सामाजिक समझौता सिद्धांत अलग से लगभग 3-4 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत देख सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा हॉब्स, लॉक और रूसो समझा रखा है। हॉब्स, लॉक और रूसो की तुलना के लिए भी मैंने अलग से सारणी बनाकर बेटा अपलोड कर रखी है। आप तीनों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। बाकी सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। हाँ, अगर व्यापक रूप में समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो मैंने व्यापक रूप में समझा रखा है। ठीक है बेटा, तो कल हम बात करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत की। तो मुझे पूरा विश्वास है आप मातृसत्तात्मक सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।